नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम भारतीय संसद का जो निम्न सदन है, जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, उसकी संरचना एवं उसके सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, जहाँ तक लोकसभा की बात है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि लोकसभा जनता की प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा यानी जनता का सदन। जहाँ राज्यसभा भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं लोकसभा जनता का सदन है। इसे भारत का प्रथम सदन, निम्न सदन, लोक सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैं बोलूँगा, इसे निम्न सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि भाई जनता का सदन कौन सा है, निम्न सदन कौन सा है या लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो आपको अब इसका जवाब पता होगा। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य जो हमारे राज्य हैं, जो इस समय 28 राज्य है, पहले 29 थे। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर को जब से राज्य का दर्जा छीना गया है, तब से 28 राज्य हो गए। तो 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघ शासित सदस्यों के संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और चुने जा सकते हैं। और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये एंग्लो इंडियन समुदाय या जिसे आंग्ल भारतीय समुदाय बोलते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके माता पिता में से कोई एक सदस्य अंग्रेज या ब्रिटिश होता है। उनके बच्चों को एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय बोलते हैं। तो 552 अधिकतम हो सकते हैं, जिसमें 530 राज्यों से, 20 संघ शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन। वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है। तो दोनों आपको याद रखना है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552। वर्तमान में कितनी है? 545, जिसमें से 530 के राज्यों से चुने जाते हैं, 13 संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 543 तो वर्तमान में निर्वाचित होते हैं सीधे जनता के द्वारा, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन यानी जिनके माता पिता में से कोई एक अंग्रेज हो, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी 2 मनोनीत होते हैं और 543 निर्वाचित होते हैं। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की जहाँ तक संख्या का निर्धारण है, उसको 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। और 84वें संविधान संशोधन द्वारा ये इस बात का निर्धारण किया गया है, या ये नियम बनाया गया है, या ये निर्धारित किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 226 तक यथावत या वही रहेगी जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई थी। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि 1971 की जनगणना तो बहुत कम थी, सीमित थी, और वर्तमान में तो जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। तो वो क्या कारण है कि जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा या विधानसभा की जो सीटें हैं, उनमें अभिवृद्धि नहीं की गई है? देखिए, हुआ यह है कि आप सभी जानते हैं कि भारत के जो दक्षिण भारतीय इलाके हैं, उनमें शिक्षा का प्रसार अधिक है, और उत्तर भारत में शिक्षा का प्रसार उस स्तर का नहीं है जैसा दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत की जो जनसंख्या है, वो तो या तो स्थिर हो गई है, उनमें कम वृद्धि देखी गई है। वहीं उत्तर भारत की जनसंख्या अपने अनुपात में बहुत अधिक बढ़ रही है। ठीक है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों के द्वारा ये आपत्ति उठाई जाती है कि यदि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण पुनः किया जाएगा या उनमें वृद्धि की जाएगी, तो इससे उत्तर दक्षिण का जो सीटों का अनुपात है वो कम हो जाएगा, और दक्षिण के राज्यों की हिस्सेदारी कम होगी, क्योंकि वहाँ जनसंख्या या तो स्थिर हो गई है, कम हो गई है, या फिर कम गति से बढ़ रही है। जबकि उत्तर भारतीय राज्यों की जनसंख्या क्योंकि बहुत अधिक बढ़ रही है, तो वहाँ सीटों की हिस्सेदारी ज़्यादा हो जाएगी, और जनता के प्रतिनिधित्व में उत्तर दक्षिण राज्यों में मतभेद की स्थिति देखी जाएगी। इसलिए 84वें संविधान संशोधन द्वारा दक्षिण भारतीय राज्यों की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है कि 2026 तक सीटों का निर्धारण वही रहेगा 1971 की जनसंख्या के आधार पर जो सीटें थी, यानी 545 या अब वर्तमान में, और 552 अधिकतम, वही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगी 2026 तक। 87 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी 87वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा ये भी बताया गया है, ये प्रावधान किया गया है कि 2026 के बाद
की गई जनसंख्या के आंकड़े जब तक प्रकाशित नहीं हो जाएंगे तब तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व 1971 की जनसंख्या के आधार पर होगा। लेकिन जो सीटों का परिसीमांकन है वो 2001 की जनसंख्या के आधार पे होगा। मतलब ये दोनों सीटें अलग है। भाई राज्यों को, हर राज्य को लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, जैसे इस समय यूपी को सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, लोकसभा में 80 सीटें और राजस्थान की 25 सीटें, तो वो प्रतिनिधित्व तो 2026 तक चेंज नहीं होगा। पर राज्यों में आंतरिक रूप से डिलिमिटेशन, परिसीमांकन, यानी जो मतलब क्षेत्र है उनमें परिवर्तन 2001 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, जो किया भी गया था। कुलदीप सिंह के नेतृत्व में जो आयोग बना था उसके बारे में आगे भी बताऊंगा। उसके आधार पर परिसीमांकन किया गया, नई सिरे से लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया हर राज्य में। जैसे राजस्थान में 25 जो लोकसभा की सीटें थी वो 25 की 25 तो बरकरार रही, क्योंकि 84वें संविधान संशोधन में व्यवस्था कर दी गई थी कि भाई 2026 तक राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, यानी हर राज्य को जो हिस्सा मिला हुआ है लोकसभा में, वो तो नहीं बदलेगा, पर राज्यों में आंतरिक रूप से सीटों की क्षेत्र में बदल जाएगा, मतलब क्षेत्रों में उलटफेर किया जाएगा। यानी 25 सीटें तो रहेगी, पर वो 25 सीटों में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होंगे वो चेंज किया जाएगा। जैसे राजस्थान के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ 200 विधानसभा है और 25 लोकसभा है, यानी हर लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित है। 8 दूनी 16 और 5 के 40 और हो गए, तो यानी हर लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र है, तो 200 विधानसभा क्षेत्र को इस तरह 25 लोकसभा सीटों में डिवाइड कर रखा है। लेकिन इन 25 जो 2001 के बाद जो परिसीमांकन आयोग हुआ उसकी सिफारिश पे हमारे यहाँ जो ये 25 के अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें फेरबदल कर दिया गया, उनके नामों में फेरबदल कर दिया। सीटें वही 25 रही, पर उनमें सीमांकन में, यानी कौन सी 8 विधानसभा किस लोकसभा में होगी उस संदर्भ में चेंज किया गया। अब जो 2026 के बाद होगा उसमें उस समय जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में और विधानसभाओं में क्या की संख्या में, सदस्य संख्या में क्या चेंजेस होगा वो देखेंगे, और उसका मापदंड क्या होगा वो देखेंगे हम। तो जो लोकसभा के सदस्यों का जो मतदान निर्वाचन है वो सीधे वयस्क मताधिकार के द्वारा, सीधे जनता के द्वारा होता है। वयस्क मताधिकार यानी एक निश्चित आयु के बाद हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के भेदभाव से परे हटते हुए मत देने का अधिकार होता है। तो वो उस मत के अकॉर्डिंग वो जब निश्चित आयु प्राप्त कर लेता है तो हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का, उसे मत दे सकता है और वो अपने लिए प्रतिनिधियों का चयन कर सकता है। तो ये मतलब ये हमें वयस्क मताधिकार के द्वारा हम लोग अपने लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। और हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष के होने पर हर व्यक्ति, हर महिला, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय का हो, उसे वयस्क माना जाता है और उसे अपने लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव में मत देने का अधिकार होता है। पहले ये आयु 18 वर्ष नहीं थी, पहले ये आयु 21 वर्ष थी, पर 61वें यानी 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष की कर दी गई है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 18 वर्ष किया गया? तो आप क्या बोलेंगे? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार क्या होता है? यानी एक निश्चित आयु में आने के बाद आपको वोट देने का अधिकार होता है। हमारे यहाँ कितना माना गया है उसको? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें। पहले अधिक थी, 21 थी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यानी 18 वर्ष होने पर हर व्यक्ति को एडल्ट या वयस्क माना जाता है और उसे मत देने का अधिकार होता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को भी उनकी राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर उनके लिए सीटें रिजर्व की गई है, जिसमें उनके लिए जो आरक्षित सीटें की गई है उसमें उसी वर्ग के, जैसे अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट रिजर्व है तो अनुसूचित जाति का ही, और यदि जनजाति के लिए कोई सीट रिजर्व है तो जनजाति के लिए ही का ही व्यक्ति उस सीट से चुनाव लड़ सकता है। यद्यपि वोट देने का अधिकार सभी को होगा, सभी जाति धर्म, और वो प्रतिनिधित्व भी सभी का करेगा, वोट भी देने का अधिकार सभी को होगा, पर चुनाव उस क्षेत्र से वही लड़ सकता है। यानी लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी को स्थानों का आरक्षण प्राप्त है, उनके लिए स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए स्थान आरक्षित किया गया है, जहाँ से केवल वही वर्ग लड़ सकता है, यद्यपि वोट सभी डालेंगे और वो सभी का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रारंभ में ये व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर समय समय पर बढ़ा
बढ़ा दिया जाता है 104 संविधान संशोधन द्वारा 104 यानी 104वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले ये 2020 तक था, फिर अब 2030 तक हो गया, यानी समय समय पर संविधान संशोधन द्वारा इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं। वैसे मूल रूप संविधान में ये 10 वर्ष के लिए थी। तो कई बार आलोचक आरक्षण की आलोचना करते हुए तर्क देते हैं कि भाई संविधान निर्माताओं ने तो आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए लागू किया था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण इसको बढ़ा दिया गया है। पर यह तर्क दोषपूर्ण है, अशुद्ध है, क्योंकि हमारे देश में 2 तरह का आरक्षण मिला है। एक तो नौकरियों में रिजर्वेशन और एक है प्रतिनिधित्व में रिजर्वेशन, यानी विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन। जो 10 वर्ष का रिजर्वेशन की बात की जाती है वो केवल लोकसभा और विधानसभाओं के लिए है, वो नौकरियों के लिए नहीं है। नौकरियों के लिए ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। तो ये जो तर्क देते हैं कि भाई रिजर्वेशन की समय सीमा केवल 10 वर्ष थी, ये गलत तर्क है। वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो सीटें रिजर्व की जाती है SC ST के लिए, उसके लिए, उसका नौकरियों में रिजर्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों सेपरेट है। हाँ, SC ST का रिजर्वेशन जो लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए वो प्रारंभ में 10 वर्ष का था और उसे समय समय पर बढ़ा दिया जाता है। पर नौकरियों के आरक्षण की ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं है। तो हमें ये बात रखना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आप जानते हो, पर ये 5 वर्ष से पूर्व भी भंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर देश में आपातकाल हो तो इसकी अवधि को लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष होता है। आपातकाल जब हमारे 1976 में जब आपातकाल लागू हुआ था, उस समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। पर आपातकाल जैसे ही ख़त्म होगा तो लोकसभा, जो बढ़ी हुई लोकसभा का कार्यकाल है, वो 6 माह से अधिक नहीं होगा। यानी आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। 1976 में जब आपातकाल लागू था उस समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। वैसे सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर 5 वर्ष से पूर्व से भंग किया जा सकता है, यह अस्थायी सदन होता है। जहाँ तक लोकसभा के गणपूर्ति या कोरम संख्या का बात है, तो ये कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। गणपूर्ति या कोरम संख्या वो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है जो सदन की कार्रवाई के लिए जरूरी होती है। यानी लोकसभा की कोई भी कार्रवाई चलाने के लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या, अधिकतम तो 545 हो सकती है, भाई 545 सदस्य, 545 के 545 सदस्य आ सकते हैं, पर न्यूनतम संख्या इतने सदस्य मतलब कम से कम उपस्थित हो तभी सदन की कार्रवाई चलेगी, अन्यथा नहीं। तो लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम संख्या 1/10 है। आप कोरम संख्या गणपूर्ति समझ गए। कोरम संख्या गणपूर्ति का आशय उस न्यूनतम सदस्य संख्या से होता है जिसकी उपस्थिति के अभाव में सदन की कार्रवाई संभव नहीं है। यानी उतनी सदस्य संख्या तो हो तभी सदन चलेगा। तो लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम संख्या उसकी सदस्य संख्या का 1/10वां भाग है। यानी लोकसभा में इस समय 545 है, तो 545 का 1/10 कितना हो गया? 55। तो 1/10 है और वर्तमान में 545 है, तो 1/10 कितना हो गया? यानी 55। यानी कम से कम 55 लोकसभा में सदस्य उपस्थित रहे तभी लोकसभा की कार्रवाई का संचालन किया जा सकता है, अन्यथा उसको लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर उसको स्थगित कर देगा। जहाँ तक लोकसभा इसके सदस्य के लिए योग्यता का प्रश्न हो, तो वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक ना हो, 25 वर्ष से कम ना हो। देखिए, जहाँ राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष की थी, यानी 30 वर्ष का तो होना जरूरी है, उससे ऊपर का कितना भी हो सकता है। वहीं लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए, यानी 25 वर्ष से छोटा ना हो, अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम ना हो, यानी कम से कम 25 वर्ष की एज हो, उसके बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पे ना हो। अब इसके अलावा और भी कई योग्यता है। वो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र के मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई जोधपुर में मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड है तो जयपुर से चुनाव नहीं लड़ सकता है। पर वो कहीं ना कहीं भारत में जो 543 सदस्य जहाँ निर्वाचित होते हैं, क्योंकि 2 तो मनोनीत होते हैं, आप जानते हो, 2 उनका निर्वाचन नहीं होता, उनको तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यदि उसे लगे कि लोकसभा में भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं करे, अगर उसको लगे नहीं है तो कर सकता है, करना ना करना उसकी मर्जी पे। पर 543 निर्वाचित होते ही है, और ये 543 में कहीं ना कहीं आपका नाम लिखा होना चाहिए मतदाता के रूप में, तभी आप पात्र हो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलावा यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हो, तो उस राज्य की अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए
लेकिन वो सामान्य सीट पे तो लड़ सकता है, पर SC ST सीट पे जब भी लड़ सकता है जब आप उस राज्य में SC ST में आते हो। ठीक है। इसके अलावा कुछ संविधान के अनुसार सदस्यों की कुछ अयोग्यता भी होती है। यदि वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता है, कोई सरकारी नौकरी में हो या फिर कोई ऐसे पद पे हो जिससे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कोई किसी प्रकार का लाभ ले रहा हो, धन का या किसी और प्रकार का कोई लाभ ले रहा हो, तो वो लोकसभा का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। वो विकृत चित्त ना हो, यानी पागल ना हो, दिवालिया ना हो। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के संदर्भ में ही है कि वो लाभ के पद पे ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, या किसी विदेशी राज्य के प्रति स्वामी भक्ति ना रखता हो, या संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि के अंतर्गत अयोग्य घोषित ना किया गया हो, या फिर यदि कोई सदस्य बिना सदन को सूचित किए 60 दिन तक संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेता है तो उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। स्पीकर या सभापति इस प्रकार की अयोग्यता का निर्णय करता है, परंतु यदि 60 दिनों में वो 4 दिन से ज़्यादा सदन का स्थगन हुआ हो तो उसे नहीं गिना जाएगा। तो ये इस तरह की अयोग्यता है। और भी इसका कुछ अनेक संशोधनों द्वारा अनेक प्रकार की अयोग्यता बनाई गई है। क्या क्या है कि भाई वो चुनाव से संबंधित किसी भ्रष्ट आचरण या अपराध का दोषी ना हो, 2 या अधिक वर्ष की सज़ा प्राप्त ना हो की हो किसी अपराध में, कोई किसी कंपनी में या जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 25% हो उसमें हिस्सेदार ना हो, सरकारी सेवा में करप्शन या भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्त ना किया गया हो, छुआछूत, दहेज, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथा का आचरण करने या उपदेश देने के लिए दंडित ना किया गया हो। तो ये सब अगर अयोग्यता होती है तो वो सदस्य नहीं चुना जाएगा, और मान लो चुन लिया जाता है तो राष्ट्रपति इसको अयोग्य घोषित कर सकता है। इस तरह की अयोग्यता होने पर पहली बात तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, पर मान लो वो छुपा कर चुनाव लड़ लेता है तो उसे भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति उसको अयोग्य घोषित कर सकता है। तो आप सदस्यों की अयोग्यता के निर्धारण कौन करता है, आपको बता दिया प्रकार। भाई 2 तरह की अयोग्यता होती है। देखो सदन की 2 तरह की अयोग्यता होती है सदस्यों की। एक तो अयोग्यता मैंने आपको बताया कि भाई कोई भ्रष्टाचार हो, कोई अपराध किया हो, कोई अपराध में दंडित हो, कोई लाभ के पद पे हो, बताया नहीं, छुपा ली जानकारी, ये सब मैंने अयोग्यता बताई ना कि सरकार की के अधीन कोई लाभ के पद पे हो, कोई सरकारी नौकरी पे हो, या ऐसी जगह हो जहाँ सरकार से फ़ायदा मिल रहा हो, कोई आर्थिक या किसी और अन्य प्रकार का, या कोई दहेज ले लिया हो, या कोई छुआछूत को फैलाया हो, या कोई चुनाव में भ्रष्टाचार किया हो, चुनाव में अपराध किया हो, कोई गंभीर आरोप हो, 2 वर्ष से अधिक दंडित हो गया हो। ऐसी अयोग्यताओं, एक तो इस प्रकार के अपराधों की अयोग्यता होती है। दूसरी, आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा पर बाद में भाजपा में शामिल हो गए, यानी एक दल से चुनाव लड़ा दूसरे दल में शामिल हो गए, तो वो दल बदल कानून के तहत अयोग्यता होती है। यानी 2 तरह की अयोग्यता है। पहली जो मैंने आपको लिस्टें बताई है कि इस तरह की कामों में इन्वॉल्व नहीं होना, तो उसकी अयोग्यता का निर्णय तो राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह से, निर्वाचन आयोग की। और दूसरी जो दल बदल की अयोग्यता है उसका निर्णय उस सदन का जो सभापति है वो करता है। तो एक बार फिर सुन लीजिए कि संविधान में वर्णित अयोग्यता पर निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करता है। जब आपको बताया ना क्या क्या योग्यता है, भाई चुनाव में भ्रष्टाचार किया हो, चुनाव में गलत व्यवहार किया हो, कोई लाभ के पद पे हो, कोई छुआछूत, दहेज, ऐसा कोई गंभीर अपराध किया हो, या अपराध के लिए 2 वर्ष से ज़्यादा दंडित कर दिया गया हो, तो उसका पहली बात तो चुनाव नहीं लड़ सकता। मान लो चुनाव लड़ ले तो उसको राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सिफारिश से घोषित कर देगा। तो चुनाव में अवैध व्यवहार तथा जनप्रतिनिधि कानून के उल्लंघन की स्थिति में इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की से उसको अयोग्य घोषित कर देगा। लेकिन यदि वो दल बदल करता है, यानी एक दल से जीतता है दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो ऐसे सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति द्वारा किया जाता है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं दल के विखंडन के मध्य अब कोई अंतर नहीं रह गया है। इसलिए कोई भी सदस्य ना तो अकेले दल बदल कर सकता है, ना इस समूह के साथ दल बदल करने की इजाज़त है। तो 2 तरह की अयोग्यता होती है। एक तो संविधान में वर्णित जो मैंने आपको बताया उसका तो निर्णय राष्ट्रपति करता है, पर यदि कोई व्यक्ति दल बदल कर लेता है, यानी एक पार्टी से चुनाव जीतता है और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसका निर्णय उस सदन का सभापति, यानी राज्यसभा है तो सभापति, लोकसभा है तो लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष करता है। ठीक है। जहाँ तक लोकसभा की स्थिति सदस्य संख्या है, तो हर राज्य को उसकी जो जनसंख्या का है उसके अनुपात में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। जैसे ये आप सारणी जो दिख रही है उसमें आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को है 80 है, महाराष्ट्र को 48 है, आंध्र प्रदेश को 42 है, क्या बोलते हैं
आपके छोटे जो राज्य मेघालय मणिपुर इनको 2-2 हैं, सिक्किम को 1 ही है, गोवा अरुणाचल प्रदेश इनको 2-2 है, और जो संघीय प्रदेश है दिल्ली है उसको 7 है, पौंडीचेरी चंडीगढ़ दादर नगर हवेली अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दमन दीव इनको 1-1 है। जहाँ तक राजस्थान की प्रश्न है उसको 25 है। तो सबसे ज़्यादा किसको प्रतिनिधित्व मिला हुआ है राज्यों में? उत्तर प्रदेश को 80, सबसे कम किसको मिला हुआ है? सिक्किम को 1, राजस्थान को कितना मिला हुआ है? 25। इसके अलावा संघीय क्षेत्र को भी मिला है 1-1, पर दिल्ली को 7 मिला हुआ है क्योंकि दिल्ली का आकार बड़ा है तो उसको मिले। तो सब इसमें जो राज्यों को जो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिला हुआ है। तो अब इनके क्षेत्रों का निर्धारण कैसे होता है? देखिए, लोकसभा के क्षेत्रों का आकार का निर्धारण परिसीमांकन आयोग के द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक जनसंख्या के बाद, जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत संसद ने परिसीमांकन आयोग अधिनियम का निर्माण किया और वर्तमान समय में निम्नलिखित परिसीमांकन आयोग अब तक स्थापित हो चुके हैं। पहला 1952 में हुआ, फिर 62 में हुआ, फिर 72 में हुआ, फिर 2002 में हुआ। 2002 में लोकसभा सीटों को समायोजित करने के लिए कुलदीप सिंह आयोग की स्थापना हुई, जिन्होंने लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई लेकिन विभिन्न लोकसभा में सीटों के आकार में समायोजन किया गया। इस समायोजन का लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति को हुआ क्योंकि उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़ गई। 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या यथावत रखने का प्रावधान किया गया। तो बेटा मैंने आपको बता दिया, पहले भी आप लोगों को बताया कि भाई 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही राज्यों की सदस्य संख्या निर्धारित है। जैसे यूपी की 80 है तो 80 है, राजस्थान की 25 है तो 25 है, कोई चेंज नहीं हुआ 71 के बाद। लेकिन इनके क्षेत्रों में संयोजन हो सकता है, यानी कोई नया क्षेत्र, जैसे राजस्थान में 25 लोकसभा है, वो तो चेंज नहीं होगा 2026 तक। 84वें संविधान संशोधन द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई। लेकिन हर लोकसभा में, मैंने कहा राजस्थान में 8 विधानसभा आती है, तो वो कौन सी विधानसभा किस लोकसभा में आती है उसमें चेंज होता रहा है। जैसे पहले अब जयपुर के मतलब आपके पहले आपकी जो विधानसभा थी, आपका जो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र नहीं होता था 2008-9 से पहले, ठीक है। पहले आपके उदयपुर होता था, अजमेर होता था, लेकिन राजसमंद नाम से विधानसभा लोकसभा क्षेत्र नहीं था। अब नया लोकसभा क्षेत्र बन गया, तो संख्या तो 25 रही पर उनके क्षेत्रों में उलटफेर होता रहा। तो ये हो सकता था। अब 2026 के बाद लोकसभा की और विधानसभा की सीटों की संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि ऐसा संविधान में दिया हुआ है आर्टिकल 82 में। लेकिन क्योंकि दक्षिण राज्यों की आपत्ति थी इसलिए 2026 तक उसको 84वें संशोधन द्वारा स्थिर करा हुआ है। तो आज का टॉपिक मुझे लगता है लोकसभा की संरचना और सदस्यों की अयोग्यता जो 2 प्रकार की होती है। फिर बात बता दूं, 2 प्रकार की होती है, एक संविधान में वर्णित जो बताई और दूसरी दल बदल से होने वाली। संविधान में वर्णित का राष्ट्रपति करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से, और दल बदल वाले का उस सदन का सभापति करता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक मुझे लग रहा है आपको अच्छा लगा होगा। इस संदर्भ में आपके जो भी प्रश्न हैं, क्यूरीज है, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।